अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रोमान एंड सोहेब ट्यूटोरियल्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स, और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस का इंट्रोडक्शन किया था और अब हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपको पता है कि साइंस क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इट इज अ स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, साइंस की दो ब्रांचेस हैं, याद रखें साइंस को दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जो है साइंस की मेन ब्रांचेस हैं। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। नंबर फर्स्ट वन है फिजिकल साइंस और नंबर सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस। साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। एक होती है इसकी फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। अब हम फिजिकल साइंस के बारे में देखेंगे कि फिजिकल साइंस किसको कहते हैं। तो याद रखें, फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग मैटर। इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर और नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी गैर जानदार चीजें हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं फिजिकल साइंस में। और इनकी जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो क्या है? एक फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह से ये मेन ब्रांचेस हैं फिजिकल साइंस की। और बायोलॉजिकल साइंस को डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस इज स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स। It is a study of living things। ठीक है, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस ये सिर्फ दो ही ब्रांचेस हैं साइंस की। फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की और बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। और बायोलॉजिकल साइंस में कौन सी ब्रांचेस हैं? जैसे कि बायोलॉजी है, और उसके बाद हम इसमें जूलॉजी स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, और स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है जिसको बॉटनी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइंस की। ठीक है, तो अब हमें जो स्टडी करनी है वो किसकी? फिजिक्स। तो यहां पर हम आते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे पूरी फर्स्ट ईयर में। बहुत सारी चीजें हमें फिजिक्स में पढ़ी है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स लव। उसके लिए जो फिजिक्स को समझता है, जो फिनोमेना, जो नेचुरल लॉज हैं, अगर हम उनको समझेंगे तो हमें ये इसमें क्या महसूस होगा? वी विल लव द फिजिक्स। तो पहली डेफिनेशन ये है कि फिजिक्स जो वर्ड है इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस दैट मींस नेचर। फिजिक्स जो वर्ड है इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? फिजिकोस। दैट मीन्स, इसकी मीनिंग क्या है? नेचर। द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द नेचर, नेचर से रिलेटेड चीजें। अब एक फिजिक्स की डेफिनेशन ये है शॉर्ट में कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। नेचर के जो लॉज हैं हम उनकी स्टडी करते हैं फिजिक्स। मुख्तलिफ नेचुरल लॉज हैं, जैसे कि हम अगर नेचर में बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि सूरज जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा। अब अट्रैक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? फोर्स रिक्वायर्ड होता है। अब जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक नेचुरल फोर्स है। याद रखें कि नेचर में चार फोर्सेस हैं। देयर आर 4 नेचुरल फोर्सेस। चार फोर्सेस कौन से हैं नेचर में? एक जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर फर्स्ट वन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर सेकंड वन जो फोर्स है इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी मदद से जो न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आपस में बंधे होते हैं, कंबाइन होते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड वन क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर
फोर्स, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस भी होता है, एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलते हैं। और उसके बाद नंबर फोर्थ वन जो है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि तब लगता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करता है तो उसमें मैग्नेटिक के इफेक्ट जो है वो आ जाता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का आपस में ताल्लुक होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो नेचर में ये चार नेचुरल फोर्सेस हैं। इस तरह से जो भी हम ये स्टडी करेंगे लॉज ऑफ नेचर की, तो वो किस में आ जाती है, फिजिक्स। लेकिन अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसको हम डिटेल में इस पूरे कोर्स में हमें एक्सप्लोर करनी है। ओके बेटा, तो अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की डेफिनेशन एक ये है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. It is the study of matter, energy and their mutual interaction. It is called physics. या हम फिजिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि it is the branch of physical science which is a study of the or interaction of the matter and energy. मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक। तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर जो है एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये मैटर की डेफिनेशन है। एनीथिंग हैविंग mass and occupies space, हर वो चीज जो जिसको कोई ना कोई वेट हो, कोई मास हो और वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हो, तो उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी उसको दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसको मास होना चाहिए और वो जो है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उस चीज का वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो याद रखने की बात है, वॉल्यूम की डेफिनेशन यही है। वॉल्यूम क्या है, द स्पेस, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी चीज की जो भी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम को हम मेजर किस में करते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स देते हैं, जैसे मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, या डेसीमीटर क्यूब होता है, या लीटर होता है, या मिलीलीटर होता है। ये हम यूनिट्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम। अब मीटर के लिए दो चीजें हों, यानी उसको मास भी हो और उसको वॉल्यूम भी हो। अगर हम इन दोनों का रेशियो बनाएं तो उसको डेंसिटी कहते हैं। याद रखें ये टर्म, डेंसिटी किसी भी मटेरियल की क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। इसको हम शो करते हैं ग्रीक लेटर रो से, एंड इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। और आपको पता है कि मैटर जो है दुनिया में हमें मुख्तलिफ स्टेट्स में मिलता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स आप जानते हैं कौन सी हैं, जैसे सॉलिड, सॉलिड बॉडी जैसे बोर्ड है, मार्कर है, हम ह्यूमन बॉडीज हैं, ये क्या है, सॉलिड। उसके बाद सेकंड क्या है, लिक्विड। लिक्विड में वाटर, मिल्क, टी, ये सारी चीजें लिक्विड में आ जाती हैं। और उसके बाद गैसेस में मिलता है, मुख्तलिफ गैसेस हैं, जैसे एयर भी एक क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और उसके बाद एक फोर्थ वन स्टेट भी होती है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा, जिसमें हाईली आयोनाइज्ड मटेरियल होता है, एटम्स होते हैं बट आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं विद हाई टेम्परेचर। ओके, अब मैटर के बाद हम आएंगे कि एनर्जी क्या है। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी को डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी हम या कोई भी बॉडी, चाहे वो जानदार हो चाहे वो गैर जानदार हो, तो वो बॉडी अगर
वर्क कर सकती है तो हम कहेंगे इट मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन दैट बॉडी। यानी हमारे ऊपर कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो पंखे में कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसकी वजह से वो वर्क कर सकता है। हमारी बॉडी जो है उसमें भी कैलोरीज मौजूद है, एनर्जी मौजूद है जो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है, फूड से मिलती है, तो वो एनर्जी की वजह से हम क्या कर लेते हैं, वर्क करते हैं। अब फिजिक्स में वर्क क्या चीज है, वर्क फिजिक्स में क्या है, तो हम कहेंगे इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, if force is applied on a body and it covers some displacement, then we can say work is done। यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए, बॉडी कुछ ना कुछ फास्ट आता है, तो हम कहेंगे उस बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर ये ब्लॉक पड़ा है किसी टेबल पर, तो इस ब्लॉक को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा आगे। अब ये ब्लॉक जैसे ही मूव करेगा कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, तो यानी ये ब्लॉक इस पॉइंट से लेट्स सपोज ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक क्या करेगा, अगर ये यहां तक मूव कर देगा तो हम कहेंगे इस ब्लॉक पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ये फिजिक्स में वर्क हुआ है। तो यानी इस ब्लॉक को फोर्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी ने क्या किया, वर्क किया। इसलिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जितना फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, तो हमने कहा कि उस बॉडी पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ है। जैसे लेट्स सपोज हमने 10 न्यूटन इस पे फोर्स लगाया है और बॉडी ने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो 10 into 5 कितना हुआ, 50 जूल। मतलब इस बॉडी पे वर्क डन कितना हुआ है, 50 जूल। मतलब 50 जूल इस बॉडी पे एनर्जी खर्च की गई। भाई ये वर्क कहां से हुआ, ये वर्क हमें एनर्जी के बदौलत हुआ। जब हमें 50 जूल एनर्जी होगी तब ही हम 50 जूल क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अब फिजिक्स में क्या है कि हमें मैटर की स्टडी करनी है और एनर्जी की, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनकी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पंखे का। तो पंखा एक मैटर है और उसमें यूज होने वाली एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जो हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इवन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स होते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वर्क करते हैं। तो मैटर एंड एनर्जी का आपस में क्या हुआ, ताल्लुक हुआ। पंखा एक मैटर है, वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तो यानी पंखा एनर्जी के बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकता। ना ही अगर इलेक्ट्रिसिटी हो और कोई मैटर ना हो तो हमारा तो किसी भी काम का यहाँ पर फिजिक्स वो नहीं है। देयर शुड बी टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। अगर हम टेलीविजन की बात करेंगे तो हमें टेलीविजन हो और वहां से निकलने वाली रोशनी, यानी वो पिक्चर ना दिखाए, वो हमें वीडियो ना दिखाए, यानी वो एनर्जी हमें सप्लाई ना करे, तो हम कहेंगे कि मैटर एनर्जी के बगैर कुछ नहीं है। यानी देयर शुड बी कॉम्बिनेशन, देयर शुड बी म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। जनरेटर का एग्जांपल ले लें। जनरेटर में हम फ्यूल यूज करते हैं, तो फ्यूल जो है केमिकल एनर्जी देता है जनरेटर को, जिसकी मदद से हीट इंजन से उसको एनर्जी मिलती है और फिर वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो जनरेटर खुद मैटर है और वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन, दैट इज अ म्यूचुअल interaction between the matter and energy. There are many examples of the energy and matter. मैंने कुछ आपको एग्जांपल दे दिए हैं। आई होप कि आपने फिजिक्स की डेफिनेशन को समझा होगा। थैंक यू। ठीक है बेटा, अब हम फिजिक्स के बाद उसकी मेन ब्रांचेस की बात करेंगे। मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं। देयर आर two main branches of physics. एक ब्रांच है जिसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स।
या इसको बेसिकली क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स। इसलिए क्योंकि न्यूटन, यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हैं कि न्यूटन साइंटिस्ट था, सर आइजैक न्यूटन ने बहुत ही बड़ा काम किया है क्लासिकल फिजिक्स में, इसलिए न्यूटन इज द फादर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और इसलिए हम क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स है क्या? तो इट इज अ स्टडी बिफोर 1890 एडी। 1890 से पहले जो भी थ्योरीज या जो भी लॉज हम स्टडी करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स में शामिल है। जो भी हम लॉज पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यानी न्यूटन साइंटिस्ट ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन गेव लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिए थे कब? इन 17th सेंचुरी। कब दिए थे? इन 17th सेंचुरी, यानी जो इसका दौर था 1686 या 87 में इन्होंने लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया था। तो अब ये 1687 जो है 17th सेंचुरी है, जो कि 1890 से बिफोर है, तो ये स्टडी कौन सी है? क्लासिकल फिजिक्स में है। इसके अलावा अगर हम और स्टडी देखें कि लाइट के बारे में थ्योरीज ऑफ लाइट के बारे में जो थ्योरीज हैं, पहली थ्योरी जो है उसको कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है रोशनी के बारे में, ये भी किसने दी थी? न्यूटन साहब ने दी थी, इसलिए इसको कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो यानी ये भी किसमें ही? क्लासिकल फिजिक्स में। उस थ्योरी के बाद जो सेकंड थ्योरी है दैट इज द वेव थ्योरी। अब ये जो वेव थ्योरी है ये 1676 में ही, मतलब न्यूटन वाले जमाने में ही, क्योंकि ये वेव थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था क्रिश्चियन हाइगन, गिवन बाय क्रिश्चियन हाइगन ने क्या दिया था? ये वेव थ्योरी दी थी उसी दौर में, इसलिए इसको कंटेम्पररी ऑफ न्यूटन कहा जाता है, मतलब न्यूटन का हम असर। ठीक है, और ये थ्योरी जो है उसके बाद यानी क्लासिकल फिजिक्स में 1801 में थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किए थे। 1801 में थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन सी थ्योरीज आ गई, यानी डिफरेंट जो भी हम इसमें क्लासिकल फिजिक्स में बॉयस लॉ या चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, आप जानते हैं बॉयस लॉ 1660 में या 1662 में दिया गया था बाय रॉबर्ट बॉयल। उसके बाद हम चार्ल्स लॉ स्टडी करते हैं, चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद एम्पियर्स लॉ, फेराडेज लॉज क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉज। तो ये जो स्टडीज हैं बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ या फेराडेज लॉज, अब ये सारी स्टडी ये क्लासिकल फिजिक्स में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये 1890 से पहले थ्योरीज दी गई थी। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है इट इज अ स्टडी व्हिच इज आफ्टर 1890 एडी, इट इज अ स्टडी आफ्टर 1890 एडी। 1890 के बाद जो स्टडी है वो किसमें है? वो मॉडर्न फिजिक्स में है। और इसमें हम जो स्टडी करते हैं, जैसे कि 1900 में, इन 1900 में जो थ्योरी दी गई थी मॉडर्न फिजिक्स का, जो इनिशियल स्टेप था, इनिशिएटिव था, दैट इज द प्लैंक्स थ्योरी। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, जिसको क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। 1900 में इसने दी थी, तो ये मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई। तो ये किसमें है? मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने क्या दिया था? He gave the theory of special relativity. Theory of special relativity. Special relativity क्या है?
की थ्योरी क्या है ये हम इंटरमीडिएट में स्टडी करेंगे। 1905 में ये थ्योरी दी थी। उसके बाद 1911 में 1911 में आप जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल वाज डिस्कवर्ड। एटॉमिक मॉडल दिया गया था, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। लेकिन इसके पहले भी जो है मॉडल दिया गया था एटॉमिक मॉडल एटम के बारे में, सर जे थॉमसन जो है इससे पहले मॉडल दिया था एटम के बारे में। सर जे थॉमसन who discovered इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्कवर किया था कब? इन 1997, ठीक है, 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद 1911 में एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था और 1913 में, इन 1913 फिर से एटॉमिक मॉडल दिया गया था। किसने दिया था? बाय नील बोहर। उसको कहते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये जो हम स्टडी करते हैं 1890 के बाद, ये सारी स्टडी हमारी आ जाती है क्वांटम फिजिक्स। ये हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे और क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं ये जो हमने आपको थ्योरीज वगैरह बताई इनके बारे में हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता दूं। अब इनमें और डिफरेंस क्या है? क्लासिकल फिजिक्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज मतलब वो बॉडीज जो बहुत बड़ी हों, हेवनली बॉडीज, या हम इनको कहते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे स्टडी ऑफ द अर्थ हो गई, अर्थ की स्टडी है। और इसके अलावा हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, एलिवेटर है, इनकी स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ लो वेलोसिटीज, इनकी वेलोसिटी मॉडरेट होती है, मतलब लो होती है, 100 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड, इस तरह से, ठीक है। और अब ये जो स्टडी है हेवनली ऑब्जेक्ट्स की, ये इस ब्रांचेस में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें जो ब्रांचेस आ जाती हैं वो है मैकेनिक्स, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके अलावा साउंड है, साउंड को अकॉस्टिक्स भी कहते हैं, या ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स यानी लाइट, ऑप्टिक्स मींस लाइट। उसके अलावा हमने हीट की स्टडी करनी है इंटर में। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तमाम छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, यानी उनकी वेलोसिटी तमाम ज्यादा होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्टडी, एटम्स की स्टडी हो गई, एटम्स की स्टडी, या पार्टिकल्स जो हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनकी स्टडी हम करते हैं। और कौन सी ब्रांचेस हम इन मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करेंगे? तो जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स, उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स, या हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स। तो दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने कमिंग चैप्टर्स, ठीक है। तो ये इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स।